हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल। तो आज का अपना टॉपिक है पीडियाट्रिक्स में बॉडी मेजरमेंट या फिर हम कह सकते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। यानी जो न्यूबॉर्न बेबी अपना डिलीवर हुआ है उसको हमें क्या करना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्मल है या नहीं है, उसके लिए बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं या बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनका हमें क्या करना है, असेसमेंट करना है, उनका मेजरमेंट करना है, ताकि हमें पता चल सके कि जो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो सही है या नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से हम आगे इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम असिस करेंगे वो करेंगे वेट। जो बेबी है उसका बॉडी वेट को मेजर करेंगे, असेसमेंट करेंगे। तो नॉर्मल जो बेबी है उसका बॉडी वेट होता है 2.5 to 4 kg। ठीक है, इसको 3.9 kg भी कई बुक्स लिखती है, लेकिन अपन 4 kg में ओवरऑल अगर सारी बुक्स का देखते हैं मेजरमेंट तो इतना लिखते हैं। ठीक है, 2.5 यानी 2.5 किलो से लेकर 4 किलो तक का बच्चा जो है नॉर्मल उसका जो बॉडी वेट होता है। क्लियर है। बात करें कि जो बॉडी वेट है उसको मेजर करने के लिए कौन सी मशीन या कौन सी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जा सकता है, तो आजकल जो है डिजिटल विंग मशीन जो होती है उसके थ्रू हम बॉडी का वेट मेजर करते हैं। बेबी के जो विनिंग डिजिटल वाली आती है उसके ऊपर हम बेबी को रखेंगे और उसका बॉडी का जो वेट है उसको मेजर कर लेंगे। क्लियर है। सेकंड जो हम असेसमेंट करने वाले हैं वह है बेबी की लेंथ। ठीक है, बेबी की जो नॉर्मल जो लेंथ होती है, ठीक है, जो उसकी लंबाई है उसकी बॉडी की वो कितनी होती है, नॉर्मल 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर का जो है अपना बेबी होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि बेबी का जो लेंथ उसको मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो 2 साल से छोटे बच्चे यानी कि लेस देन 2 ईयर्स जो बेबी होते हैं उसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो किया जाता है इन्फेंटोमीटर से। किससे मेजरमेंट करेंगे, इन्फेंटोमीटर से। और अगर बेबी जो है वो 2 साल से बड़ा है यानी 2 साल से बड़े जो बच्चे होते हैं उनका जो हम करते हैं स्टेडियोमीटर से। ठीक है, तो आपको जो है इन दोनों का आपने देखा होगा, इन्फेंटोमीटर और स्टेडियोमीटर। लेंथ 50 सेंटीमीटर होती है अगर 2 साल से छोटा बच्चा है तो इन्फेंटोमीटर से, और अगर 2 साल से बड़ा है तो स्टेडियोमीटर से। मैं आपको एक बार इमेज दिखा देता हूँ कि इन्फेंटोमीटर कैसा दिखता है और किस प्रकार से उसका मेजरमेंट करते हैं। ये है अपना इन्फेंटोमीटर। ठीक है, 2 साल से छोटा है बेबी तो वो खड़ा तो हो नहीं सकता, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसकी जो लेंथ है उसको इस इन्फेंटोमीटर पे लिटा देंगे। क्या है अपना इन्फेंटोमीटर। देखो नाम में पता चल रहा है इन्फेंट यानी कि अपने न्यूबॉर्न बेबी की बात है, तो इन्फेंटोमीटर है ये। इसको हम इस पर लिटा देते हैं बेबी को, और ये जो है यहाँ से मूवेबल होती है, जितनी उसकी लेंथ होगी उस हिसाब से इसको हम आगे खिसका देंगे, और यहाँ पे स्केलिंग लगी हुई है। इस स्केलिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पे ये जो मशीन है ये कहलाती है इन्फेंटोमीटर। ये डायग्राम में अगर पूछे तो बता सकते हैं आप, है ना। अब दूसरा है स्टेडियोमीटर। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर अपना बेबी 2 साल से बड़ा है तो फिर हम उसकी लेंथ को असिस्ट नहीं करते, उसकी क्या असिस्ट करेंगे, हाइट को असिस्ट करेंगे। कि 2 साल का जो बेबी है वो जो है खड़ा होने लग जाएगा, उसको हम लेटाएंगे नहीं, उसको खड़ा रखेंगे। और आप सबने देखा होगा ये कहलाता है स्टेडियोमीटर। ये स्लाइडर है, इसको जो है हम ये मूवेबल ऊपर या नीचे जो है हाइट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर क्या है अपने नंबरिंग की हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो है बेबी को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं उसकी लेंथ या हाइट को। ठीक है, तो 2 साल से कम है तो लेंथ, और 2 साल से ऊपर है तो अगर उसको हम हाइट बोलेंगे। और वो जो नॉर्मल जो अगर इन्फेंट है उसके हाइट कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर है। क्लियर है। आगे जो है एज के हिसाब से कैसे हाइट बढ़ती जाएगी उसके लिए हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिट पढ़ेंगे, वहाँ डिटेल में देखने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ये है अपना लेंथ हो गया। अब बात करते हैं थर्ड जो अपना है, थर्ड किसका असेसमेंट करने वाले हैं हम, तो थर्ड नंबर पे हम करेंगे हेड सरकमफ्रेंस। हेड सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो बेबी का जो है हेड कितना उसका सरकमफ्रेंस है उसको असेस करेंगे। तो हेड सरकमफ्रेंस नॉर्मल बेबी का कितना होता है, तो ये होगा अपने 33 से लेके 35 सेंटीमीटर, यानी कि 33 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर का क्या के बीच की रेंज में क्या होता है, हेड सर्कमफ्रेंस होता है। क्लियर है। बात करते हैं कि हेड सर्कमफ्रेंस को किससे अपन मेजर करेंगे, तो अपनी जो नॉर्मल इंच टेप होती है उस इंच टेप के थ्रू हम क्या करेंगे, हेड सर्कमफ्रेंस को असिस्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे, किस जगह पे हमें क्या करना है, इंच टेप को रखना है। तो अपने को जो है इंच टेप जो है एंटरली और लेटरली और पोस्टरली, 3 जो है साइड देखते हैं, एंटीरियर साइड में, लेटरल और पोस्टीरियर। तो तीनों जगह पे क्या क्या साइड होने वाली है देखो।
हमें क्या करना है कि जो इंच टेप है उसको बेबी के हेड सर्कमफ्रेंस को असिस्ट करने के लिए किस जगह पे रखना है, तो जो दोनों आईब्रोज है एंटीरियर तो क्या होना चाहिए, अबव द आईब्रोज, अबव द आईब्रोज, ठीक है। और लेटरल साइड में जो अपना ईयर पिन है इसके लेवल पे होना चाहिए, आगे की तरफ तो आईब्रोज के जस्ट ऊपर, और लेटरल साइड में ऊपर नहीं लेके जाना अपने, जो ईयर पिन है इसके पास में, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, अबव द ईयर पिन्ना। और पीछे की अगर बात करें पोस्टीरियर साइड में, तो जो अपना ऑक्सीपिटल का जो प्रोट्रूडेंस है, ठीक है, अगर आप पीछे की तरफ हाथ लगाओगे तो एक उभार सा दिखाई देगा, इसे बोलते हैं ऑक्सीपिटल प्रोट्रूडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पोस्टीरियर साइड में क्या करना है, ऑक्सीपिटल का जो प्रोट्रूडेंस है वहाँ पे हमें इसको प्लेस करना है, ठीक है। हाई हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है 33 to 35 सेंटीमीटर, इंच टेप के द्वारा मेजर करेंगे। एंट्रली आईब्रो से ऊपर रखेंगे, लेटरल में ईयर पिन्ना से अबव रखेंगे, और पीछे की तरफ जो अपना ऑक्सीपिटल प्रोट्रूडेंस है वहाँ पे इसको प्लेस करने वाले हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो मेजरमेंट करने वाले हैं वो है अपना हेड सर्कमफ्रेंस हो गया। हेड के बाद भी हम करेंगे चेस्ट सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस। चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना होता है बेबी का, तो नॉर्मल जो बेबी का चेस्ट सर्कमफ्रेंस है उसको हम क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, तो ये अपना आएगा 32 सेंटीमीटर, 30 से 32 सेंटीमीटर जो है नॉर्मल बेबी का चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है। अब बात आती है कि मेजरमेंट करने के लिए क्या लेंगे, तो अपन मेजरमेंट के लिए यहाँ पे लेंगे इंच टेप। क्या लेंगे, इंच टेप, जो नॉर्मल इंच टेप आती है अपने उससे ही मेजरमेंट करेंगे। कैसे करने वाले हैं, तो अपना जो साइट है इसकी वो है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। तो ये जो पसलियाँ होती है उनके बीच का जो स्पेस है उसे इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस बोल दो, या फिर बोल सकते हो कि एट द निप्पल, ठीक है। जो निप्पल है उसके ऊपर जो है हम इसको इंच टेप को रखेंगे, और ये जो है अपना चेस्ट सर्कमफ्रेंस है इसको जो है मेजर किया जाता है। अब बात यहाँ पे आती है कि जब बेबी इंस्पायरेशन करेगा तो ये जो डायमीटर है उसमें अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, और एक्सप्रेशन करेगा तो भी डायमीटर में चेंजेस आएंगे। तो हमें क्या करना है कि चेस्ट सर्कमफ्रेंस जब हम करेंगे, ठीक है, तो उस समय आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों का जो मिड पॉइंट है उस समय आपको क्या करना है, इसको असेस करना है। क्लियर है। सांस लेगा, सांस छोड़ेगा, तो उस दौरान नहीं, जैसे सांस लेके जैसे सांस छोड़े, तो उसका जो मिड पॉइंट है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का, उस मिड पॉइंट में आपको क्या करना है, इसको असेस कर लेना है। क्लियर है। तो अगला अपना हो गया चेस्ट सर्कमफ्रेंस। चेस्ट के बाद में अपना आता है एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस, यानी जो बेबी है उसका एब्डोमेन का जो है सर्कमफ्रेंस चेक करेंगे कि किसी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो अपना है एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस। इसके लिए भी किसका यूज करने वाले हैं, पहले देखते हैं इसका जो नॉर्मल जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 31 to 33 सेंटीमीटर, ठीक है। 31 से लेकर 33 सेंटीमीटर जो है इसकी नॉर्मल रेंज होती है। किससे असेस करने वाले हैं, इंच टेप से। नॉर्मल जो है इंस्ट्रूमेंट है अपना इंच टेप, उससे असेस करेंगे। लेवल कहाँ रखेंगे इंच टेप को, प्लेसमेंट कहाँ होगी, तो एट द अम्बलाइकस, अपनी जो अम्बलाइकस है बेबी की जो अम्बलाइकस होगी उसके ऊपर इसको क्या करना है, प्लेस करना है, और वहाँ से हमें क्या करना है, एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस को क्या करना है, असेस करना है। क्लियर बात हो गई। तो सबसे पहले हमने हेड किया, हमने सबसे पहले वेट किया, फिर लेंथ या हाइट कर ली, फिर हेड किया, फिर हमने जो है चेस्ट किया, फिर एब्डोमेन कर लिया। अब अपना बचता है कौन सा, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, ठीक है। अगला जो असेसमेंट करना है अपने को, क्या करना है, मिड आर्म सर्कम मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, ठीक है। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस की पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल जो रेंज है वो कितनी है, 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर जो है इसकी रेंज होती है। इसके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आता है, उसका नाम है साकिर टेप। क्या नाम है, साकिर टेप आता है, ठीक है। बेंगल्स भी होता है, लेकिन अपन जो है मेनली अपन साकिर टेप का यूज करते हैं, ठीक है। साकिर टेप के द्वारा इसको असेस किया जाएगा। साकिर टेप क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब बात होती है कि मिड आर्म सर्कमफ्रेंस की नॉर्मल रेंज होगी 10 से 12 सेंटीमीटर, साकिर टेप से इसे असेस करने वाले हैं। लेकिन इसकी प्लेसमेंट देख लेते हैं एक बार, प्लेसमेंट कहाँ होती है। तो अपना जो ये है स्केपुला का कौन सा प्रोसेस है, अपना एक्रोमियन प्रोसेस है, और अल्ना का कौन सा है, ओलिक्रेनल प्रोसेस है। यहाँ पे ये प्रोटोनेंस है, ये अल्ना बोन होगी उसका जो है ये कौन सा है, ये अपना ओलिक्रेन प्रोसेस है,
और स्केपुला का कौन सा एक्रोमियन प्रोसेस है। इन दोनों प्रोसेस की लेंथ के जो बीच में मिड पॉइंट होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अपना साकी टेप के द्वारा क्या करेंगे, मेजर करने वाले हैं। तो स्केपुला का एक्रोमियन प्रोसेस और अल्ना का ओलिक्रेनियन प्रोसेस जो है, उन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है वहाँ से हम क्या करेंगे, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस को मेजर करने वाले हैं। ठीक है, अब जो साकी टेप है उसके थ्रू कैसे मेजर करेंगे, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ साकी टेप कैसे मेजर करते हैं, क्या होती है। ये अपना साकी टेप मेथड, ठीक है, इसके द्वारा हम मिड आर्म सर्कमफ्रेंस को मेजर करेंगे। मेजर्स मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस है, यूज टू डायग्नोसिस अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके द्वारा हम पता लगा लेंगे बेबी जो है न्यूट्रिशन किस प्रकार से है, वेल न्यूट्रिएट है या फिर अंडर न्यूट्रिएट, सीवियर न्यूट्रिशन की जो इसमें माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। तो अब इसमें क्या होता है, 3 जोन होते हैं। एक तो अपना कौन सा रेड जोन, फिर है बीच में कौन सा येलो जोन, और ये वाला कौन सा है, ग्रीन जोन है। अगर ग्रीन जोन में बेबी रहता है तो नॉर्मल कंडीशन है, येलो में रहेगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मॉडरेट कंडीशन में है। लेकिन अगर रेड में आ गया तो उसको सीवियर जो है न्यूट्रिशन की कमी होगी, माल न्यूट्रिशन हो सकता है। ठीक है, तो क्या रखेंगे अपन, अगर बेबी का जो कलर है रेड के, अगर हमने मिड आर्म को यहाँ पे असेस किया, इसमें जो है यहाँ पे ये वाला, इसमें ये टेप आएगी इधर से और इसमें फिट होके बिल्कुल ये टाइट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमने असेस किया और 12.5 सेंटीमीटर से क्या है उसका कम है, ठीक है, तो वो रेड कलर में होगा, तो उसके लिए। और फिर इसके माना तो येलो कलर है, वो 12 से 13 पॉइंट के बॉर्डर लाइन में रहेगा, 13 से अगर ज़्यादा है तो कौन से कलर का होगा, ग्रीन कलर में आएगा, मतलब नॉर्मल कंडीशन है। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस है उसको असेसमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात। तो ये तो कुछ हमने मेजरमेंट पढ़े बॉडी से रिलेटेड। इसके अलावा हमें क्या करना है, बेबी के अंदर ब्लड का भी क्या करना है, थोड़ा सा एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, तो ब्लड में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो उसमें ब्लड के अंदर जो हम सबसे पहले देखेंगे वो है अपना, पहला जो हम देखेंगे वो देखेंगे आरबीसी लेवल, कि बेबी की जो ब्लड है उसमें आरबीसी का क्या लेवल रहने वाला है। नॉर्मल जो है बेबी में 6 मिलियन पर mm³ क्या रहती है, आरबीसी का लेवल रहता है। आरबीसी की जो है काउंट ज़्यादा होता है उसमें, आरबीसी काउंट 6 मिलियन पर mm³ होता है, ये नॉर्मल रेंज है। ठीक है, सेकंड आता है आरबीसी के बाद में डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 10,000 टू 17,000, यानी 10,000 से कितना, 17,000 पर mm³ उसमें जो है काउंट देखने को मिलता है डब्ल्यूबीसी का। थर्ड बात करें प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स कितना होता है, 3.5 मिलियन, सॉरी 3.5 लाख, 3.5 लाख पर mm³ हो गया। ठीक है, इसके बाद में आता है HB लेवल, कि HB लेवल कितना होता है। तो अगर हम बात करें प्रायोरिटी बेस पे तो 80-20, ठीक है, तो 80-20 क्या होता है, mg/dl होता है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप जो है 60-20 वाला भी इसमें कई जगह पे माना गया है। ठीक है, तो ये HB लेवल होता है न्यूमल, क्योंकि अब बताओ नॉर्मल से ज़्यादा, अगर एडल्ट की बात करें उससे ज़्यादा HB लेवल है, क्यों, क्योंकि अपने आरबीसी की काउंट ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक हीमोग्लोबिन का लेवल क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो आरबीसी ज़्यादा होती है इसलिए हीमोग्लोबिन भी क्या है, ज़्यादा है। अगर नेक्स्ट बात करें हम कि बेबी के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है वो कितनी रहती है, ब्लड वॉल्यूम, तो यहाँ पे हम जो है 2 प्रकार से इसको देख सकते हैं कि नॉर्मल जो ब्लड वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, 80 ml। ठीक है, या फिर अगर रेंज में बोले तो 80 to 100 ml पर kg है ये। ठीक है, ये क्या है, पर kg। लेकिन अगर ये बात करें हम किस में, टर्म बेबी में, लेकिन अगर बेबी कैसा है, प्री टर्म बेबी है, तो उसमें 90 ml पर क्या होगी, kg, या रेंज में बोले तो 90 to 105 ml पर kg का क्या रहता है, रेंज रहती है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने की बात है कि टर्म के अंदर तो ब्लड ऐसा लग रहा है जैसे कम है, लेकिन प्री टर्म में ऐसा लग रहा है कि ब्लड की वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमने बात की है पर केजी के हिसाब से। टर्म में 80 ml पर केजी रहता है और प्री टर्म में क्या होता है, 90 ml पर केजी होता है। तो एक बार इसको समझ लेते हैं। देखो ज़्यादा नहीं है, जैसे मान लो मैंने बात की कि जो टर्म बेबी है, हम जानते हैं कि टर्म बेबी के अंदर जो है बॉडी वेट होता है वो
2.5 to 4 kg के बीच में होता है। मान लो कि एक बेबी है जिसका वेट, बॉडी वेट कितना है, 3 किलो है। अब बताओ, मैंने बात की कि बेबी में कितना होगा, 80 ml होगा पर केजी, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 240 ml हो गया। ठीक है, ये तो हो गई टर्म की बात। अब हम जानते हैं प्री टर्म बेबी का बॉडी वेट क्या रहता है, कम रहता है, तो वो जो है 2.5 से तो कम ही रहेगा। मान लिया कितने किलो का बेबी है अपना, 2 किलो का है। अब बताओ 2 किलो में 90 ml पर केजी के हिसाब से कितना हुआ, 180 ml। बताओ हुआ कि नहीं हुआ कम। ठीक है, तो वो पर केजी के हिसाब से है, तो 80 ml पर केजी तो टर्म का रहेगा, और जो प्री टर्म है उसका 90 ml पर केजी रहेगा। और अगर रेंज में पूछ ले तो रेंज में अपना क्या रहेगा, ठीक है, रेंज में क्या रहेगा, 80 to 100 ml पर केजी किस में रहेगा, अपने टर्म में। और अगर 90 से लेके 105 ml पर केजी किस में रहेगा, प्री टर्म के अंदर रहने वाला है। क्लियर कोई बात यहाँ तक है। इसके बाद में लास्ट अपना एक और है कि जो आरबीसी है उसका लाइफ स्पान कितना रहने वाला है। आरबीसी का लाइफ स्पान, नॉर्मल जो अपना एडल्ट होता है उसमें 120 होता है, लेकिन इनके अंदर कितना होता है, 80 डेज का होता है। आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें 80 डेज का ही होता है। क्यों होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनका लाइफ स्पान 80 डेज का ही क्यों होता है। देखो क्या होता है कि जो आरबीसी है वो 2 प्रकार की हीमोग्लोबिन से बनती है। ठीक है, तो अपने अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो पाया जाता है हीमोग्लोबिन ए एडल्ट में, लेकिन जो फीटल होता है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है एफ फॉर फीटल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हीमोग्लोबिन ए के अंदर जो है 2 चेन तो रहती है किसकी, अल्फा की, और 2 चेन रहती है किसकी, बीटा की। ठीक है, लेकिन जो अपना फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 चेन तो रहती है किसकी, अल्फा की, और 2 चेन रहती है किसकी, गामा की। इस गामा की चेन की वजह से इनका जो लाइफ स्पान है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जबकि एडल्ट में जो है हीमोग्लोबिन ए जो है उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा रहता है, लेकिन जब बेबी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाता है तब वो जो है हीमोग्लोबिन एफ का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, तो उसका जितना भी हीमोग्लोबिन है वो एफ किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे हीमोग्लोबिन ए में, यानी नया नहीं बनेगा, पुराना जो है हीमोग्लोबिन 80 डेज में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, तो वो जो 80 डे के बाद में जो नई आरबीसी बनेगी उसमें हीमोग्लोबिन कौन सा बनेगा, ए बनेगा। और जो बेबी है उसके अंदर जो नया जो आरबीसी है वो लगभग कितने महीने में, 6 महीने के अंदर अंदर जो है उसके अंदर पूरी बॉडी में हीमोग्लोबिन ए आ जाएगा। अब उसका जो लाइफ स्पान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120 डेज हो जाएगा। 6 महीने तक तो उसके अंदर जो है हीमोग्लोबिन एफ ही रहेगा, और नया बनेगा वो HbA यानी हीमोग्लोबिन ए बनता रहेगा। तो ये कुछ हमने बॉडी मेजरमेंट्स पढ़े बेबी के बारे में जो अपने पीडियाट्रिक्स में इम्पोर्टेंट थे। अब हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ये इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स के पास पहुँचे। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपका जो कमेंट है, जो डाउट्स है उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी ही मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।